मेरा मानना है कि तेजस्वी जी अगर एक फाइल अपने विभागों की दिखा दें, वो डिप्टी सीएम रहे, एक फाइल दिखा दें जिसपे उनका हस्ताक्षर है कि ये अपॉइंटमेंट इशू करना है, इतने हजार लोगों का रोजगार दिया, एक फाइल की कॉपी लाके दिखा दे, हम बोलना छोड़ देंगे। आज वो तेजस्वी जी अपने मन से शहाबुद्दीन जी अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। वही तेजस्वी जी, उन्होंने एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चुना जो कि आरजेडी के मन से भूरा बाल हटाओ जैसी बातें कर रहा है। पिछड़ा पिछड़ा करते हैं, पर पिछड़ों के साथ क्या न्याय किया उन्होंने? आरजेडी की मैं बात कह रहा हूं। रमई राम जी कहां गए? बड़े नेता थे ना दलितों के। ये श्याम रजक जी कहां गए? ददन पहलवान जी कहां गए? मैं आपको दसियों बीसियों नाम गिना देता हूं। एक परिवार को छोड़ के आरजेडी ने किसी के साथ न्याय नहीं किया। अगड़ा और पिछड़ा में जब जब हम बटे हैं तो हम कटे हैं, जैसे योगी जी कहते हैं। जब तक हम एक हैं तब तक हम नेक हैं। नमस्कार, न्यूज व्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। बिहार चुनाव को लगातार जमीन पर कवर कर रहे हैं, तो इस बार विजन क्या वाकई में नीतीश कुमार का चलेगा या तेजस्वी यादव जिस तरीके से विजन की वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? तो इसको समझने के लिए हमारे साथ युवा चेहरा हैं और ऋतुराज सिन्हा जी हैं, बीजेपी के एक तरीके से बड़े नेता हैं बिहार में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये इस बार क्या बिहार में चल रहा है युवाओं के दिलों पे, क्योंकि युवाओं की बड़ी बात अभी देख लीजिए, फिर से तेजस्वी जी निकल गए अपनी यात्रा को लेकर के कि हमारे पास विजन है। ऐसा विजन किसी के पास नहीं है। तेजस्वी जी जो दोबारा यात्रा लेके निकले हैं, वो किसी विजन को बताने के लिए नहीं निकले हैं। आप अगर देखें तो तेजस्वी जी राहुल जी के साथ 15 दिन घूमे वोटर अधिकार यात्रा के निमित्त। अभी फिर निकल गए, इस बार राहुल गांधी जी को छोड़कर और यात्रा का नाम बदलकर। तो हमारा तो ये मानना है कि ये स्पष्ट करता है दो बातें। नंबर एक, कि वोटर अधिकार यात्रा पूरी तरह फेल था। एसआईआर बिहार में मुद्दा ही नहीं है, बिहार की जनता उसको खंगाल चुकी है। और दूसरी बात कि तेजस्वी जी का अकेले घूमना इस बात को सिद्ध करता है कि उन्होंने भी मान लिया कि राहुल गांधी के पीछे पीछे घूमने से उनको फायदा नहीं, लॉस हुआ है। इसलिए अबरी बार खुद निकले हैं और अब एसआईआर को छोड़कर दूसरे एजेंडा को लेकर निकले हैं। लेकिन कह रहे हैं कि हमारे पास विजन है, अभी हमारा सारा गठबंधन एकजुट है और जनता खास तौर से आप जैसे यूथ कह रहे हैं कि हमारे साथ साथ गाड़ियों के पीछे पीछे दौड़ रहा है और ये क्रेज दिखाता है कि बिहार बदलाव मांग रहा है। देखिए, बदलाव तो हुआ है ना, तेजस्वी जी और आरजेडी में बड़ा बदलाव हुआ है। जो लोग कुछ साल पहले तक जिनका बिहार का डेवलपमेंटल मॉडल था लाठी में तेल पिलाने का, वो आज बिहार में घूम के कलम बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ये 2005 वाला बिहार नहीं है। नीतीश बाबू और मोदी जी की सरकार ने पिछले 20 वर्षों में बिहार को बहुत सहयोग किया है, बढ़ाया है, बदला है, अग्रसर किया है। और आज इस बिहार में वही आरजेडी वाले लाठी को तेल पिलाने की जगह कलम बांटने पे मजबूर हैं। ये तो परिवर्तन है जो तेजस्वी जी खुद स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, ये सर जैसे आप बोल रहे हैं कि लाठी तेल वाला पहले जमाना था लालू जी के समय में, लेकिन ये तो तेजस्वी है ना, इनसे जोड़ के क्यों लालू जी को देखा जाता है? उनका हो सकता है कि ऐसा तो है नहीं कि पिता के रास्ते पे ही लड़का चलेगा। बिल्कुल सही बात है। तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने बिहार के युवाओं को उनसे बहुत उम्मीदें थीं। पर जो तेजस्वी जी A to Z की पार्टी बनाने को चले थे, आज वो तेजस्वी जी अपने मन से शहाबुद्दीन जी अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। वही तेजस्वी जी, उन्होंने एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चुना जो कि आरजेडी के मन से भूरा बाल हटाओ जैसी बातें कर रहा है।
तेजस्वी जी वही अगड़ा पिछड़ा पे वापस आ गए हैं। तो हम तो नहीं कह रहे कि पिता की कार्रवाई पुत्र पे रिफ्लेक्ट करती है, तो तेजस्वी जी के अपने पिछले 1-1.5 महीने के हरकत है। तेजस्वी जी ने बोल रहे हैं कि खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और क्या क्या इस तरह की बातें कर रही हैं। क्या इस युग में 2025 में विकसित भारत के एजेंडे पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में क्या इन बातों की कोई जगह है? तो ये तो तेजस्वी जी को सोचना है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो बयान है, जिस तरीके से घूम रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं, वो उसी तरीके से एज हैं जैसे लालू जी बात करते थे। बिल्कुल, ये तो आपको बिहार का बच्चा बच्चा बता देगा। अगड़ा पिछड़ा की राजनीति है, भ्रम फैलाने की राजनीति है। हर एक बार चुनाव के समय अचानक से उनको रिजर्वेशन याद आ जाता है। सच्चाई ये है कि उनकी पार्टी में भी अगर आप देखिए तो पिछड़ा पिछड़ा करते हैं, पर पिछड़ों के साथ क्या न्याय किया उन्होंने? आरजेडी की मैं बात कह रहा हूं। रमई राम जी कहां गए? बड़े नेता थे ना दलितों के। ये श्याम रजक जी कहां गए? ददन पहलवान जी कहां गए? मैं आपको 10-20 नाम गिना देता हूं। एक परिवार को छोड़ के आरजेडी ने किसी के साथ न्याय नहीं किया। पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन चिंता सिर्फ अपने और अपने परिवार की करते हैं। सर, आपने जैसे कहा कि ये जातिवाद और इन सारी चीज़ों पे बात कर रही है आरजेडी, लेकिन ये भी तो बिहार में कहा जाता है कि उठाने का काम किया पिछड़ी जाति को। अभी जैसे हम मधुबनी घाट की तरफ थे, मोतिहारी से आगे, तो वहाँ पे एक हम महादलित बस्ती में गए, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग थे। उन्होंने बोला कि लालू जी को वोट इस वजह से हम चाहते हैं कि उन्होंने गरीबों को उठाया तो, लेकिन उठाने के बाद क्राइम बहुत हुआ। लेकिन वो कहीं ना कहीं बात है ना कि गरीबों को उठाया, महादलितों को, पिछड़ों को एक साथ बैठने के लिए लालू यादव ने वो किया। देखिए, 1980 और 90 के बिहार का एक बड़ा एजेंडा था सामाजिक न्याय। लालू जी ने उस पर काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन उसके एवज में लालू जी के शासन में यहाँ पे क्राइम बढ़ा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैश कर गया, यहाँ से इंडस्ट्री भाग गई। बिहार का बहुत सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन भी उसी कालखंड में हुआ। तब जाकर बिहार की जनता ने 2005 में मन बनाया कि अब हमको विकास के साथ चलना है और नीतीश कुमार जी आए। मैं कहता हूं कि 2025 के चुनाव में हमको सामाजिक न्याय तो चाहिए, पर सामाजिक न्याय आर्थिक विकास के साथ चाहिए। नीतीश बाबू भी पिछड़ों को रिजर्वेशन दिए कि नहीं? नगर निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में रिजर्वेशन किसने दिया महिलाओं को या पिछड़े वर्ग को? नीतीश बाबू ने दिया। महादलित के उत्थान के लिए नीतीश बाबू ने काम किया, लेकिन साथ में नीतीश कुमार ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनवाया, शिक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। तो सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक पक्ष का न्याय भी अत्यंत जरूरी है। लेकिन जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो इतने सारे प्रोटेस्ट होते रहते हैं। कभी छात्र सड़कों पे उतरा है, पटना में लाठीचार्ज हो रही है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसी तरफ, दूसरी तरफ तेजस्वी जी और आरजेडी कहती है कि हम अभी डिप्टी सीएम बने थे तो इतने सारी नौकरियां भर भर के युवाओं को दे दिया। तो सरकारी नौकरी वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बांटेंगे युवाओं को, और ये सरकार रहेगी तो ऐसे ही बेरोजगार होकर घूमेंगे। पिछले कुछ वर्षों में नीतीश कुमार जी की सरकार ने 5 लाख से अधिक अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। मेरा मानना है कि तेजस्वी जी अगर एक फाइल अपने विभागों की दिखा दें, और डिप्टी सीएम रहे, एक फाइल दिखा दें जिस पे उनका हस्ताक्षर है कि ये अपॉइंटमेंट इशू करना है, इतने हजार लोगों का रोजगार दिया, एक फाइल की कॉपी ला के दिखा दें, हम बोलना छोड़ देंगे। जब वो सरकार में थे तो कुछ किया नहीं, और अब बाहर जाके जब नीतीश कुमार जी कर रहे हैं तो उसका श्रेय लेने का
एजेंडा उनका रहता है। पर बिहार की जनता सब जानती है, बिहार की जनता देख रही है कि बोलने वाला कौन है और करने वाला कौन है। मोदी और नीतीश पे बिहार का विश्वास है। सर आप भी जैसे यूथ हैं और मतलब बिजनेस आप भी अपना कर रहे हैं, तो क्या बिहार के लिए सरकारी नौकरी ही एक तरीके से पूरा कर सकती है, बिहार को बदलने में योगदान दे सकती है? या जैसे अलग अलग आप स्टेट की बात कर लीजिए, नोएडा वगैरह की बात कीजिए, हरियाणा की बात कीजिए, मुंबई की बात कीजिए, गोवा की बात कीजिए, तमिलनाडु कर्नाटक की बात कीजिए, तो वहाँ पे कभी ऐसा युवा सरकारी नौकरी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, मतलब वो अपने रोजगार की भी बात करता है। तो बिहार में क्या सरकारी नौकरी से ही सारी चीज़ें हो सकती हैं, या एक तरीके से रोजगार, इंडस्ट्री लगेगी, व्यापार बढ़ेगा, उस दृष्टि में काम होना चाहिए? देखिए, बहुत सीधे से आंकड़े मैं आपको बताता हूँ। बिहार सरकार में अगर चीफ सेक्रेटरी से लेके प्यून तक सारी जॉब्स जो हैं उसको जोड़ लीजिए तो मात्र 20-22 लाख सरकारी रोजगार है। प्रत्येक वर्ष बिहार में 18 लाख से अधिक युवा जॉब मार्केट में आते हैं, रोजगार की तलाश में तैयार होते हैं। 18 साल 20 साल टपते हैं, पढ़ाई पूरा करते हैं और नौकरी के मार्केट में आते हैं। तो सीधी सी बात है कि क्या हम 20 लाख लोगों को हर एक साल सरकारी रोजगार दे पाएंगे? संभव नहीं। तो सरकार को सरकारी रोजगार तो देना ही है, पर सरकारी रोजगार के साथ साथ ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी है कि बिहार में निवेश आए, पूंजी लगे, फैक्ट्रियां लगे, बिहार के युवा उद्यमी बने, रोजगार मांगने वाला नहीं रोजगार देने वाला बिहार का लड़का बने। हमको बिहार की अर्थव्यवस्था को सॉल्व करने के साथ साथ जिला की इकोनॉमी, प्रखंड की इकोनॉमी, 8,000 से अधिक पंचायत हैं, हर एक पंचायत की अर्थव्यवस्था, हर एक पंचायत में कैसे 10 युवा तैयार हों जिनको हम पूंजी दे के, संबल दे के कोई छोटा बड़ा काम करने के लिए तैयार करें। और ज़रूरी नहीं है कि सब आदमी को जो है स्टील की फैक्ट्री लगा लेनी है और सीमेंट का फैक्ट्री लगा लेना है। टूरिज्म सेक्टर में कोई एक रेस्टोरेंट खोलता है, होटल खोलता है, 4 गाड़ी डालता है, वो भी एक व्यवसाय है, 10 आदमी का रोजगार देता है। कोई पोल्ट्री फार्म लगाता है या मत्स्य पालन में जाता है या कोल्ड स्टोरेज बनाता है या वो अपने खेत पे कॉर्न उगा के, भुट्टा उगा के उसको एथेनॉल के लिए देता है, एफपीओ बनाता है अपने क्षेत्र में, तो वो युवा भी रोजगार दाता बनता है। जरूरी नहीं है कि वो सारे इंडस्ट्री का मतलब फैक्ट्री, फूड प्रोसेसिंग भी एक इंडस्ट्री है। तो कहने का मतलब है कि बिहार का डेवलपमेंट मॉडल जो है वो मैन पावर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, एग्री एंड एग्री प्रोसेसिंग, मिल्क इकोनॉमी, इन सब चीज़ों को लेके एक कंप्लीट प्लान और रोड मैप भारतीय जनता पार्टी के पास है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है उस हिसाब से बिहार में भी होगा। एक स्थायी सरकार आएगी और एनडीए की सरकार आएगी, हम इसको लागू करेंगे। तो यहाँ पे सरकारी नौकरियों को लेकर ही ज़्यादातर प्रोटेस्ट क्यों होते रहते हैं? आपने देखा होगा, बाकी जैसे मैंने जो स्टेटों के नाम लिया, वहाँ का युवा कभी सरकारी नौकरी के लिए नहीं करता। क्या ये यहाँ के युवाओं को भटकाया गया है या मतलब पार्टियों के द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया है? क्यों सरकारी नौकरी की ही तरफ युवाओं के ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं? ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि बिहार का हर एक युवा सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ रहा है तो शायद ये अतिशयोक्ति होगी। होता क्या है कि सरकारी नौकरी को लेके धरना प्रदर्शन ज़्यादा होता है, न्यूज़ रिपोर्टिंग ज़्यादा होती है, लेख ज़्यादा छपते हैं, इसलिए हमको लगता है कि सब सरकारी नौकरी ही कर रहा है। आप किसी गांव में किसी भी पंचायत में जाके पूछिए, वहाँ पे आपको सरकारी नौकरी के तैयार करने वाले लोग भी मिलेंगे और अच्छी प्राइवेट जॉब करने वाले भी लोग मिलेंगे। मतलब इस तरीके की खबरें ज़्यादातर बिहार ही से निकल के आती हैं और बाकी स्टेट से ऐसी नहीं। बिहार में इन चीज़ों की चर्चा ज़्यादा हो रही है, लेकिन मेरा मानना है कि बिहारी युवा में वो मेधा है कि वो देश नहीं विदेश के कोनों कोनों में जाकर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग में, अन्य क्षेत्रों में एक अच्छा काम कर रहा है। तभी तो आप जाके देखिए कि गाँव में
हर एक गांव से आपको कोई ना कोई लड़का मिलेगा जो रोल मॉडल, जिसको लोग मानते हैं कि भाई वो दिल्ली गया, बॉम्बे गया, कलकत्ता गया, पटना गया, जहां भी गया उसने अपना काम खड़ा किया। लेकिन क्या है कि ये गुड स्टोरीज की चर्चा कम होती है, और जो धरना प्रदर्शन होता है सरकारी रोजगार को लेके कभी हो गया तो उसकी न्यूज़ रिपोर्टिंग ज़्यादा होती है। तो बाहर से देखने वालों को लगता है कि बिहार में 100% आदमी जो है सरकारी नौकरी ही पाना चाहता है। हमारे यहाँ भी बहुत डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, आईएएस भी बनते हैं, क्यों ना बने, बीपीएससी में भी जाना चाहते हैं, पुलिस में भी जाना चाहते हैं, पर डॉक्टर इंजीनियर भी बनना चाहते हैं और बनते भी हैं। यहाँ पे क्या तैयार है उद्योग के लिए बिहार, और मतलब इंडस्ट्री के लिए व्यापारी आना चाहे, बिजनेसमैन अगर बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाना चाहे, तो क्या आज की डेट में बिहार को आप तैयार मान रहे हैं? देखिए, बिहार में सबसे पहले इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत 2-3 चीज़ों की होती है। सबसे पहले स्टेबल लॉ एंड ऑर्डर, कानून का राज, किसी को निवेश करने से पहले डर ना लगे, सोचना ना पड़े, आज वो बिहार में है। दूसरी चीज़ ज़रूरत पड़ती है लैंड बैंक की, ज़मीन होगा तभी आप वहाँ पे कुछ लगाओगे, करोगे। वो चीज़ बिहार सरकार की पॉलिसी आप सुनिश्चित कर रही है। तीसरी होती है सुगम पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी भी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी, उसके लिए भी बिहार सरकार काम कर रही है। और यही रिजल्ट है कि आज बिहार में पहला ड्राई पोर्ट बना है। लोग कहते थे कि बिहार लैंडलॉक्ड है, यहाँ से लॉजिस्टिक्स की समस्या है, बिहार में पहला ड्राई पोर्ट बना है। बेगूसराय में पेप्सी की फैक्ट्री आई है, नबीनगर में पावर प्लांट एनटीपीसी डाल रही है, सबसे बड़ा सोलर फार्म आ रहा है अदानी का। आप इसके अलावा जो है कई सारे छोटे बड़े उपक्रम बिहार में आ रहे हैं। तो धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड का काम है। फैक्ट्री आज सोचा कल नहीं लगता है, पर उस पर एक बड़ा काम हो चुका है, हो रहा है। और मैं कहूँगा कि इससे ज़रूरी ये है कि बिहार का युवा अब स्वरोजगार की तरफ अग्रसर है। बिहार के युवाओं को सरकार मदद कर रही है कि वो अपना छोटा बड़ा काम सेटअप करे। हमारे स्टूडेंट्स के लिए अब इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है कि आप अच्छे से पढ़ो। हमारी महिलाओं को 10,000 रुपये से अब शुरुआत हो रही है कि आप अपना व्यवसाय करें। एक परिवार में खाली पति ना कमाए, पत्नी भी जीविका दीदी और उसके बाहर भी आप संबल प्राप्त करें। तो ऐसे बहुत सारे बिहार का ओरिजिनल थिंकिंग बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल डेवलप हुआ भी है और आगे होना भी है। बिहार में बहुत काम हुआ है नीतीश बाबू और एनडीए सरकार में, लेकिन मुझे लगता है कि जब मोदी जी का पूरा शक्ति बिहार में लग जाएगा तो बिहार सरपट 25 के चुनाव के बाद विकसित भारत का अंग बनने के लिए बढ़ेगा। अच्छा, तेजस्वी भी जैसे विजन की बात कर रहे हैं इस चुनाव में कि हमारे पास विजन है, तो तेजस्वी के विजन में और आपके विजन में, मतलब एक यूथ के या बीजेपी नेता के तौर पे आपके विजन में और तेजस्वी के विजन में अलग क्या है? तेजस्वी जी ने आज तक तो अपना विजन बताया नहीं है। तेजस्वी जी हर एक चीज़ में आरक्षण लेके आते हैं, हर एक चीज़ में अगड़ा पिछड़ा लेके आते हैं, हर एक चीज़ में वो तुष्टीकरण, हर एक चीज़ में झूठ बोलने का, वही कि रिजर्वेशन हट जाएगा, संविधान खतरे में है, तो एसआईआर से जो है सबका वोट कट जाएगा, सबका पेंशन उड़ जाएगा, सबका नागरिकता चला जाएगा। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट की बात होगी। अभी तो वो जो बातें कर रहे हैं वही पुरानी घिसी पिटी रिकॉर्ड चल रही है। पलायन कहते हैं रोकेंगे। तेजस्वी जी कैसे पलायन रोकेंगे, इसका कोई ठोस एजेंडा मैंने तो उनके मुंह से नहीं सुना अभी तक। कहना और करना ये दो अलग चीज़ें होती हैं। कौन कहने वाले लोग हैं और कौन करने वाले लोग हैं, बिहार की जनता बखूबी जानती है। आप आगे बिहार को किस उस पे देखना चाहते हैं? मतलब आपका ड्रीम क्या है कि हमारा भी बिहार ऐसा हो? देखिए, बिहार के इतिहास को और भारत के इतिहास को आप कभी पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि भारत का इतिहास जो है उसका केंद्र बिहार रहा है 1000 साल। 500 साल बिफोर क्राइस्ट, 500 साल आफ्टर क्राइस्ट। यहीं पे नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश,
यहीं पे बौद्ध धर्म, यहीं पे जैन, बाद में भी मुगलों को चैलेंज करने वाले शेरशाह सूरी भी यहीं के थे। गांधी जी भी यहीं पे महात्मा बने। ये वीरों की भूमि है, ये आध्यात्म की भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है। हाँ, ये बात सही है कि पिछले कुछ सालों में, एक 25 साल का कालखंड है, 50 साल का शायद, 75 से 25 तक आप ले सकें, जहाँ बिहार जंगल राज नहीं कहेंगे, बिहार नंबर 1 स्टेट नहीं रहा है। पर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, 1950 और 60 का बिहार देखें तो देश के वन ऑफ मोस्ट डेवलप्ड और वेल एडमिनिस्ट्रेड राज्यों में बिहार था। ठीक है, पिछले 50 साल में हम पीछे गए हैं, पर इतने लंबे इतिहास में 25-50 साल कोई मायने नहीं रखते। सही सरकार आएगी, सही मूड बनेगा तो बिहारी जनता में वो क्षमता भी है, मेधा भी है, संकल्प भी है कि वो इस प्रदेश को फिर से एक अग्रणी राज्य देश का बना सकता है। 50 साल में अगर आगे पीछे हो सकता है तो 10-20 साल में बड़ी तरक्की, परिवर्तन भी हो सकता है। तो वो जो पीछे वाला गया था, बीच की खाई जो है, दलदल है, उसको कौन, किसके ऊपर युवा ट्रस्ट कर रहा है कि वो भर देगा वो खाई? कौन सी पार्टी है जिसके ऊपर युवाओं का ऐसा भरोसा है, और क्यों है युवाओं का भरोसा? देखिए, मैं इसको थोड़ा अलग से आपको कहूँगा, इसको सिर्फ पॉलिटिक्स से जोड़ के मत देखिए। आज हमारे बिहार में सबसे बड़ी समस्या है छवि की, इमेज की। जी, कि बिहारी है ये। हाँ, तो ये जो इमेज की जो समस्या है कि हमारा बच्चा जब बिहार से बाहर जाता है पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, किसी काम के लिए, तो गर्व से अपने आप को बिहारी नहीं बता पाता। उसको लगता है कि हम पिछड़े हैं या हम किसी तौर पे दूसरे से कम हैं, आखिरी लाइन में खड़े हैं। तो ये जो छवि की कमी है, जब बाहर से पत्रकार आते हैं तो बिहार में आके बोलते हैं कि भाई बिहार में क्या है, तो क्या है, ये बिहार की इमेज है। आज बिहार के एयरपोर्ट पे, आप पटना के एयरपोर्ट पे उतरे, चकाचक नया एयरपोर्ट है। आप रेलवे स्टेशनों पे जाओ, जैसा देश में कहीं होगा बिहार में मिलेगा। आप मरीन ड्राइव हमारा घूमो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। गंगा जी के बगल में आपको जो है बम्बई का मरीन ड्राइव भूल जाएगा। आप गंगा जी के ऊपर अनेकों पुल देखो, या पटना से किसी जिला केंद्र पे जाने के लिए आपको 3-4 घंटे की सरपट 4 लेन की रोड बनी हुई है। तो बिहार की जो सच्चाई है वो बहुत बदल चुकी है, पर बिहार की छवि जो है वो उतनी अभी नहीं बदल पाई। बदलना है, और आने वाले समय पे हम सब मिलके, कोई पार्टी नहीं करने वाली है दोस्त, हर एक बिहारी मिलके करेगा और ये होगा, और बिहार की भी छवि बदलेगी। बिहार की सच्चाई, मेधा, क्षमता, शक्ति देश दिखेगा। हम लोग इतनी देर से बिहार की एक तरीके से इमेज और डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि लास्ट में फिर उसी तरीके से वोट पड़ जाए, बूढ़ा बाल साफ करो, अशोक महतो जैसे नेता कह रहे हैं, ये सब चीज़ें तो अब बिहार में फिर से नहीं हो जाएंगी इस चुनाव में? देखिए, विपक्ष तो यही चाहेगा, विपक्ष यही चाहेगा कि विकास के मुद्दों से, राष्ट्रवाद के मुद्दे से, हिंदूवाद के मुद्दे से परिवर्तित करके उसको फिर जाति के मुद्दे पे ले जाया जाए, अगड़ा पिछड़ा के ऊपर ले जाया जाए, भ्रम फैलाया जाए, वोट लिया जाए, तुष्टीकरण की जाए। तो ये तो विपक्ष का ऑपरेटिंग मॉडल है, वो तो प्रयास करेंगे ही। लेकिन बिहार की जनता बहुत पॉलिटिकली समझदार है, और बिहार की जनता सही समय पे सही बटन दबाएगी, हमारा विश्वास है। बची बात भूरे बाल की, तो मैं 2 बात कहूँगा कि जो बिहार की राजनीति को नहीं जानता वही ऐसी गलत बात मंच से कह सकता है। आरजेडी के मंच से जो बात कही गई ना भूरा बाल की, देखिए समझना होगा, बिहार के बनने में संघर्ष किसने किया, बिहार बना कैसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो व्यक्ति है जिसने इस काम को किया। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के समय अग्रणी भूमिका किसने निभाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत रत्न और प्रथम राष्ट्रपति बने, उन्होंने निभाई। बिहार जब देश आज़ाद हुआ तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू और अनुग्रह नारायण जी साथ नहीं होते तो बिहार एक इंडस्ट्रियलाइज्ड और वेल एडमिनिस्ट्रेड राज्य कभी नहीं बनता। ये अगड़े समाज के लोग थे, श्री बाबू और अनुग्रह जी और केबी साहब, जिन्होंने मिल के बिहार में सबसे पहले जमींदारी प्रथा को समाप्त किया।
यही श्री बाबू थे जिन्होंने बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में दलितों को प्रवेश अपने साथ हाथ पकड़ के कराया और एक मैसेज दिया कि हिंदू समाज जातियों में नहीं बंटना चाहिए, हम सब भगवान के दरवाजे पे एक समान हैं। जिस अगड़ा पिछड़ा की राजनीति और समाजवाद की इतनी हम चर्चा करते हैं और कहते हैं कि जेपी आंदोलन से, स्टूडेंट मूवमेंट से अनेकों पिछड़े नेता पैदा हुए, वो जेपी कौन थे? जय प्रकाश नारायण श्रीवास्तव थे, पर उन्होंने भेद नहीं किया नेता बनाने में। आगे चल के आप कर्पूरी जी की सरकार ने जो रिजर्वेशन लागू किया, क्या वो बिना कैलाशपति मिश्र के कर पाते? इस देश में मंडल कमीशन आया, बिना अटल बिहारी वाजपेयी के वीपी सिंह को समर्थन किए हुए क्या मंडल कमीशन इस देश में आता? आप इस बात को मान लीजिए कि अगड़ा और पिछड़ा में जब जब हम बटे हैं तो हम कटे हैं, जैसे योगी जी कहते हैं, जब तक हम एक हैं तब तक हम नेक हैं। धन्यवाद। ऋतुराज सिन्हा जी थे जो बता रहे थे कि इस बार वो जाति वाला फैक्टर और वो सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, बटेंगे तो फिर वही ऐसे ही विकास के दलदल से पीछे हटेंगे। इस बार विकास के दलदल से बिहार पीछे नहीं हटने वाला है और जो विकास के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, बिहार की छवि बदलने के मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे बिहार शायद यहाँ पर वोट करने जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ व्यूज।